हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर में सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी जी ठीक हैं? घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? सो दिस इज द वन शॉट ऑफ कंपनी लॉ, डोरमेंट कंपनी। बहुत छोटा बहुत प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन एक सवाल इसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब 5 नंबर का सवाल आप मानो कि डोरमेंट कंपनी से आएगा। और क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान है, तो इसमें से यूजुअली जो भी सवाल आएगा वो आपको आता होगा। तो फटाफट से जब आप ये वन शॉट देख लोगे ना, तो आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से। और फिर आप इस चैप्टर को एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, जो डोरमेंट कंपनी है वो एक तरीके की इनएक्टिव कंपनी है। एक तरीके की क्या है? इनएक्टिव कंपनी। ठीक है। सेक्शन लगता है 455। ठीक है। रूल्स कंपनीज मिसलेनियस रूल्स लगते हैं। और फॉर्म की जो सीरीज है, फॉर्म की सीरीज भी एमएससी ही आती है। फॉर्म की सीरीज भी क्या आती है? एमएससी सीरीज। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, कोई कंपनी बनी, वो कंपनी ही बनाई इसीलिए गई है ताकि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे। उसको अभी काम नहीं करना, उसको फ्यूचर में काम करना है। तो उसको कौन सा स्टेटस लेना पड़ेगा? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना पड़ेगा। जो डोरमेंट कंपनी का आपको स्टेटस मिलता है, वो आपको मिलता है मेरे बच्चे 5 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए मिलता है? 5 इयर्स के लिए। आफ्टर 5 इयर्स आपको क्या करना पड़ता है? या तो आपको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है, या तो फिर आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देती है। मतलब आपको कंपनीज की लिस्ट से हटा दिया जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ जी। अब ये जितने भी वन शॉट्स हो रहे हैं मेरे बच्चे, अगर आपको इन वन शॉट्स के नोट्स चाहिए तो आपको पीडब्ल्यू ऐप में जाना पड़ेगा और आपको इस बैच में अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मेरे बच्चे आपको नोट्स का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, अगर तू देख, इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कोई भी बिजनेस कैरी आउट नहीं कर रही है, जिसने पिछले 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है, या जिसने पिछले 2 सालों से AOC 4 एंड MGT 7 फाइल नहीं किया है। ऐसी कंपनी को तो क्या बोलेगी? इनएक्टिव कंपनी। ऐसी कंपनी को तो क्या बोलेगी? इनएक्टिव कंपनी। सो इनएक्टिव कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी हो गया जो कि अभी कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, जिसने पिछले 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं की है, जिसने पिछले 2 सालों से AOC 4 या MGT 7 फाइल नहीं किया है। ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। अब मैम एक बात बताओ, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? लॉ ने ना ये बता दिया कि क्या क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इनके अलावा ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, इनके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को लॉ मेकर सैट बोल देता है। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को लॉ मेकर क्या बोल देता है? सैट बोल देता है। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि लॉ में ये डिफाइंड नहीं है कि क्या सैट है। यस, लॉ में ये डिफाइंड है कि क्या सैट नहीं है। एग्जैक्टली। आइए, क्या सैट नहीं है? आप फीस पे कर रहे हो रजिस्ट्रार को, ये तो एक नॉर्मल काम है। दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। आप पेमेंट कर रहे हो टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, स्टैट्यूटरी ड्यूज, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। आप अलॉट कर रहे हो शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो यू आर अलॉटिंग शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। तो अगर तुम इन चारों ट्रांजैक्शंस के अलावा
कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो सैट है। सैट मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इन अदरवाइज इन चारों में से कोई भी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोली जाएगी। एक बार दोबारा देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं है। पेमेंट टू आरओसी, पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, payment to fulfill the requirements of this act, payment for maintenance of office and records, allotment of shares to fulfill requirements of this act। ये सैट नहीं है। देखो all the transactions apart from the above mentioned transaction will be considered as SAT। ठीक है। अच्छा, डोरमेंट कंपनी की एडवांटेजेस क्या है आप समझो, क्योंकि इसमें ना आपने अपना नाम रिजर्व करवा लिया। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है 1 साल बाद, बिजनेस स्टार्ट करना है 6 महीने बाद, बिजनेस स्टार्ट करना है 9 महीने बाद, हो सकता है वो नाम तब तक अवेलेबल हो या ना हो, आपने अपना नाम रिजर्व करवा लिया। दूसरा, आप कंपनी तो बनी गए हो, तो एक पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो लॉ मेकर क्या कह रहा है, सम ऑफ एडवांटेजेस आर लिस्टेड। सबसे पहले, it helps in preserving the domain name and helps a company to prepare for future undertakings। A dormant company offers excellent advantage to the promoter who want to hold a asset or intellectual property under a corporate shield। मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी किससे होल्ड करवा रखी है, डोरमेंट कंपनी से। आपने अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करवा रखी है, तो प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए भी डोरमेंट कंपनी इज रियली गुड। यस और नो? एक पॉजिटिव इमेज जाती है पोटेंशियल लेंडर्स को। जैसे ही एक कंपनी डोरमेंट कंपनी बन गई, उसकी एनुअल रिटर्न जाती है इन द फॉर्म MSC3। अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है, सुनना। अब जैसे एक नॉर्मल कंपनी है, मान लो इस नॉर्मल कंपनी को मैं एक्टिव कंपनी बोल रही हूँ, ठीक है। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, ये जो एक्टिव कंपनी है, ये जो कौन सी कंपनी है, एक्टिव कंपनी, इसे 2 फॉर्म फाइल्स करने पड़ते हैं, एक AOC4 और MJT7। लेकिन अगर आप बात करो डोरमेंट कंपनी की, तो डोरमेंट कंपनी की जो एनुअल रिटर्न होती है, जिसमें सारी चीजें ROC को जाती हैं, वो सिर्फ एक ही होती है, दैट इज MSC3। दैट इज व्हाट, MSC3। उसके बाद डोरमेंट कंपनी को टैक्स भी नहीं देने, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर रही ना, तो टैक्स किस बात पे देगी, यस और नो? उसको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कैश फ्लो नहीं लेकर आना। रोटेशन ऑफ ऑडिटर डोरमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल है ही नहीं। लोअर कंप्लाइंस है तो कंप्लाइंस कॉस्ट भी लोअर है, यस और नो? और डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी स्टेटस एक्वायर करने में टाइम भी नहीं लगता। तो ये सारे क्या है, एडवांटेजेस। नाम रिजर्व हो सकता है, एसेट होल्ड कर सकते हो, लेंडर की आंखों में अच्छा इंप्रेशन जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो इंक्लूड नहीं करना है, बोर्ड मीटिंग भी सिर्फ 2 ही करवानी है, जो रिटर्न होगी वो MSC3 में जाएगी, यस और नो? कंप्लाइंसेस कम है, कंप्लाइंसेस कॉस्ट भी कम है, टैक्स भी उतना नहीं देना है, और डोरमेंट कंपनी के लिए वापस एक्टिव स्टेटस लेना भी इजी है। कैसे इजी है? अब मैं डोरमेंट कंपनी हूं, मुझे एक्टिव स्टेटस लेना है, तो मैं ROC को फाइल करूंगी MSC4। कौन सा फॉर्म फाइल करूंगी, MSC4, और मुझे एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा MSC5 में। मैं एक्टिव कंपनी हूं, मुझे डोरमेंट का स्टेटस लेना है, मैं ROC को फाइल करूंगी MSC1। ROC को क्या फाइल करूंगी, MSC1, और मेरे को सर्टिफिकेट किस में मिल जाएगा, MSC2 में। सर्टिफिकेट किस में मिल जाएगा, MSC2 में। तो 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्म्स होते हैं। MSC1, एक्टिव कंपनी ROC को दे रही है कि मेरे को डोरमेंट में कन्वर्ट करवा दो। ROC डोरमेंट में कन्वर्ट करके उसको सर्टिफिकेट MSC2 में दे रही है। MSC3 में रिटर्न, MSC4 में डोरमेंट बोल रही है मुझे एक्टिव में कन्वर्ट कर दो, MSC5 में ROC बोल रही है कि हमने आपको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद कंप्लाइंसेस which needed to be fulfilled by the dormant company। मिनिमम डायरेक्टर तो उतने ही चाहिए जितने एक नॉर्मल कंपनी को चाहिए। द कंपनी नीड्स टू हैव मिनिमम और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट है तो 2, और OPC है तो 1। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तो इसे भी फाइल करनी ही करनी पड़ेगी।
ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3, तो इसे भी फाइल करना ही पड़ेगा। इसे साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स तो नहीं करवानी, बट एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग्स करवानी है। 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। उसके बाद मैक्सिमम टेन्योर जो आप डोरमेंट रह सकते हो वो 5 साल तक रह सकते हो, 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। फॉर्म जाएगा एमएससी 3। अब सुनना, ये जो एमएससी 3 है मेरे बच्चे, ये ऑडिट ड्यूली ऑडिटेड बाय पीसीए, ठीक है, along with annual fee within a period of 30 days from the end of financial year। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, अगर आपको याद हो एओसी 4 और एमजीटी 7 कब जाता है, एजीएम के बाद। कब जाता है, एजीएम खत्म होने के 30 दिन या 60 दिन। इसमें वो बोल रहा है कि उसकी वो एजीएम की बात नहीं है, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एमएससी 3 जो है वो फाइल करना रहेगा। कैश फ्लो की जरूरत ही नहीं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स लगेंगे नहीं। मतलब एडवांटेजेस और कंप्लायंस में कहीं ना कहीं सेम चीजें आ सकती है, ठीक है। अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करना है तो लॉ मेकर कहता है शिवानी या तो आप अप्लाई करोगे, या तो अगर आरओसी को लगता है कोई काम नहीं कर रहे आप, तो आरओसी खुद भी आपको रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज में आपका नाम एंटर कर देगी। देखो, अ कंपनी कैन ऑब्टेन स्टेटस एज अ डोरमेंट कंपनी, या तो सुओ मोटो, या तो खुद मतलब एमएससी 1 लगा करके, या फिर आरओसी कैन डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट। अगर आपको अप्लाई करना है तो देखो, आपको एमएससी 1 अप्लाई करना पड़ेगा अलोंग विद सच फीस। डोरमेंट बाय आरओसी, तो आरओसी को अगर लगता है कि आपने पिछले 2 सालों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं, तो आरओसी आपका नाम जो है वो डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में डाल देगी। अच्छा, आरओसी कब डालेगी, जब आपने पिछले 2 सालों से एओसी 4 या एमजीटी 7 में क्या किया है, डिफॉल्ट। जब आपने पिछले 2 सालों से क्या किया है, एओसी 4 और एमजीटी 7 में डिफॉल्ट किया है। प्रोसीजर क्या है, कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, ठीक है जी। बोर्ड मीटिंग में बीआर पास होगा और उसके बाद जर्नल मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद क्या बुलाई जाएगी, जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग में एसआर पास किया जाएगा। अब एसआर पास हो रहा है तो एमजीटी 14 भी दिया जाएगा, एमजीटी 14 भी दिया जाएगा, और उसके बाद फॉर्म दिया जाएगा एमएससी 1। अब एमएससी 1 के साथ ना कुछ मेरे बच्चे क्या जाएंगी, अटैचमेंट्स जाएंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंपनीज को डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कंपनीज को डोरमेंट का जो स्टेटस है वो नहीं दिया जाएगा। लॉ मेकर कहता है शिवानी आपकी एक ऐसी कंपनी है जिसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसी कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, आपको डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। आपके पास पब्लिक डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट किए थे या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है तो डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग लोन है, डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग, तो ये तो हमने पढ़ लिया। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। कंपनी जो है लिस्टेड है, इन केसेस में, इन सारे केसेस में आपको डोरमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज में जो डोरमेंट का स्टेटस है वो नहीं दिया जाता है। आओ, लॉ मेकर कह रहा है शिवानी देख, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो भाई ऐसे में डोरमेंट का स्टेटस क्यों ले रहे हो। आपके अगेंस्ट कुछ चल रहा है, सिंपल सी बात, देखो आपके अगेंस्ट कुछ चल रहा है, आपने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, हम आपको डोरमेंट नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगर आप एकदम क्लीन चिट है आपकी, मतलब ना कोई लोन चल रहा है, ना कोई तुमने डिपॉजिट लिया हुआ था जो वापस नहीं करा, ना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ना कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तुम अनलिस्टेड हो, तो हम तुम्हें डोरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हम तुम्हें डोरमेंट में कन्वर्ट
कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखो वो क्या कह रहा है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, ठीक है, वर्कमैन ड्यूज में डिफॉल्ट है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट है, ठीक है, आप मेरे बच्चे लिस्टेड हो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है, डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं अप्लाई कर सकते। आपने मेरे बच्चे एक्सेप्ट किए थे पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट है, आपने क्या एक्सेप्ट किया था, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है, या आपने रीपे करने में डिफॉल्ट किया है, तब भी आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। आउटस्टैंडिंग लोन है, तब भी आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। लेकिन अगर मेरे बच्चे अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन है, तो आप क्रेडिटर का अप्रूवल लेकर के डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। अगर अनसिक्योर्ड लोन है, अगर अनसिक्योर्ड लोन आउटस्टैंडिंग है, तो आप क्या कर सकते हो मेरे बच्चे, क्रेडिटर का अप्रूवल लेकर के फिर डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये एक बार और रिवाइज करेंगे। एक बार मैं आप लोग का मॉड्यूल भी खोल देती हूँ, आ जाओ आ जाओ, फटाफट 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एनुअल रिपोर्ट डोरमेंट कंपनी तो ऊपर है ना, लेसन 8 हो गया जी, ये लो आ जाओ लेसन 9। एडवांटेजेस हो गया, कंप्लायंसेस हो गया, यस और नो, या तो आरओसी यस। प्री रिक्विजिट्स क्या है, एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कुछ चल नहीं होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन है तो क्रेडिटर की अप्रूवल से कर सकते हो। उसके बाद मेरे बच्चे डिफॉल्ट, डिस्प्यूट इन ऑनरशिप और मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, आप लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, वर्कमैन ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, क्लियर है मेरे बच्चे। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, जब तुम सुनना, जब तुम एमएससी 1 फाइल करोगे आरओसी को, एसआर पास करने के बाद, बीआर एसआर एमएससी 1 आरओसी को दोगे और आरओसी तुम्हें एमएससी 2 दे देगी, ठीक है। अब क्योंकि एसआर पास हुआ है तो एमजीटी 14 भी जाएगा। अब लॉ मेकर कह रहा है एमएससी 1 के साथ कौन कौन सी अटैचमेंट्स जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। एमएससी 1 के साथ कौन कौन सी अटैचमेंट्स जाएंगी, ये सारी अटैचमेंट्स एमएससी 1 के साथ जाएंगी। सबसे पहले तो एसआर पास हुआ है तो एसआर की कॉपी, बीआर पास हुआ है तो बीआर की कॉपी। उसके बाद आप जब एक्टिव थे तो डोरमेंट का स्टेटस ले रहे हो ना, तो जो आपने लास्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल की होंगी उसकी कॉपी जाएगी। अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन था और आपने क्रेडिटर्स का कंसेंट लिया है तो उस कंसेंट की भी कॉपी। मतलब ये आप बिना पढ़े भी काइंड ऑफ थोड़ा सा याद कर सकते हो, ये सब एमएससी 1 के साथ जाएगा, क्योंकि बीआर एसआर पास करने के बाद ही ये दोगे ना। तो देखो बीआर की कॉपी, एसआर की कॉपी, यस और नो। अगर लेंडर की कंसेंट ली है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो लास्ट फाइल की होगी वो, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब आपकी कंपनी इस टाइम पे किस स्टेज में है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और साथ ही में कॉपी ऑफ अप्रूवल और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर किसी कंपनी की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो। फटाफट से रिवाइज करते हैं, एमएससी 1 के साथ कौन कौन सी अटैचमेंट्स जाएंगी, बीआर की कॉपी, एसआर की कॉपी, लेंडर से अप्रूवल लिए तो उसकी कॉपी, लास्ट जो आपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल की होंगी वो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद अगर आपकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे। अगर आपकी कोई क्या है रेगुलेटरी अथॉरिटी तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी वो जाएगा, और आरओसी आपको एमएससी 2 दे देगी, ठीक है। और फ्रॉम डोरमेंट कंपनी से भी लेना है तो भी इजी है, बीआर पास करो, उसके बाद एमएससी 3 एमएससी 4 में एप्लीकेशन फाइल कर दो और आपको एमएससी 5 में मिल जाएगा, यस और नो। ठीक है, ये तो अपना हो गया यहां तक तो। अब एक और चीज है, सुनना ध्यान से। लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, या तो तू एसआर पास करवा ले, ठीक है, या तो तू क्या पास करवा ले, एसआर। अदरवाइज तू क्या कर, कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स भी ले सकती है। मतलब बीआर पास हुआ, ठीक है, क्या हुआ, बीआर पास हुआ,
अब बीआर पास होने के बाद दो ऑप्शन है, बीआर पास हुआ उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो आप जर्नल मीटिंग करवाओ और जर्नल मीटिंग में एसआर पास करवाओ, ठीक है, या तो मान लो आप जर्नल मीटिंग मत करवाओ बट आप वैसे ही 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या ले लो, अप्रूवल। देखो हुआ तो ये भी यही, यस और नो, ये भी तो ऐसा ही हुआ, 3/4 मतलब कितना हो गया, 75। तो लॉ मेकर कह रहा है पहले बीआर पास होगा उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली कॉपी ऑफ एमओ एओए भी जाएगी, लेंडर की कंसेंट भी जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी जाएंगे, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न भी जाएगी, सर्टिफिकेट फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी भी जाएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सो नो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया जी। एमएससी 3 में जाएगी विच इज ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये हो गया अपना, ये बता दिया मैंने आपको। यस, डोरमेंट कंपनी मेरे बच्चे इतना ही है, यही आपसे सवाल कर सकते हैं यस और नो, इससे बाहर डोरमेंट कंपनी में सवाल आने के चांसेस है ही नहीं। तो दैट्स इट। उसके बाद व्हेन आरओसी शेल स्टेट चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी, आरओसी कब चेंज कर देगी, वेयर अ डोरमेंट कंपनी कुछ ऐसा करती है, मान लो जब आरओसी ने आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया था तब आरओसी ने कुछ कंडीशंस लगाई थी, ठीक है, जब आरओसी ने आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया था तब आरओसी ने क्या लगाई थी, कुछ कंडीशंस लगाई थी। अगर आप वो कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आरओसी आपका स्टेटस क्या कर देगी, चेंज। आपको एक्टिव कंपनी बना दिया जाएगा। Where dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds in the application made for obtaining the status of dormant company, or such status affect the status of dormant company, the directors are required to file an application within 7 days from an event obtaining the status of active company। मतलब अगर डायरेक्टर्स ने, सिंपल सी बात, अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी कंडीशन ब्रीच की है, अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी कंडीशन ब्रीच की है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को एप्लीकेशन लगानी है कि हमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो, हमें किसका स्टेटस दे दो, एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। अगर आरओसी को लगता है रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि कोई कंपनी डोरमेंट तो रजिस्टर्ड हुई थी लेकिन वो किसी भी तरीके से नॉर्मल काम कर रही है, तो मेरे बच्चे आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कंपनी को वो रिमूव कर सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी और उसको ट्रीट कर सकता है एज एक्टिव कंपनी। सिंपल सी बात, क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? तो डोरमेंट कंपनी यही था, ज्यादा कुछ अपने को करना नहीं है डोरमेंट कंपनी में, यस और नो। 20-25 मिनट में कंप्लीट डोरमेंट कंपनी अपना रिवाइज हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अगले चैप्टर्स का भी वन शॉट हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। एक बार बता दो मुझे, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप आज की क्लास दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट 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 डे।